उस विकास के एजेंडे को, जन कल्याण के एजेंडे को देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इस प्रकार के एजेंडे को बदल करके उनका जो पुराना तुष्टीकरण का खेल होता है, एक तो उस तुष्टीकरण के खेल के ऊपर इस चुनाव को केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और तथाकथित गठबंधन अलायंस, गठबंधन इंडी अलायंस, इन्होंने जिस प्रकार की भाषा बोलनी शुरू करी है, उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इनकी नजर देश की जनता के खजाने के ऊपर है, उसकी संपत्ति के ऊपर भी है। ये समय समय पर इस प्रकार की जो इनकी स्टेटमेंट आती है, उससे एक बात और स्थापित होती है कि नेहरू गांधी परिवार शुरू से ही इस देश के अंदर वो साम्राज्यवादी परंपरा जिसको खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, उसी साम्राज्यवादी परंपरा को स्थापित करना चाहता है, उसी साम्राज्यवादी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। सरकार आपकी आनी है, ठीक है, कहीं आपके मन में भय है। देखिए, भय किसके मन में होता है? जो लोग चुनाव से भागते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व से लेकर के देश के नेतृत्व से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता मैदान में 10 के 10 कैंडिडेट मैदान में है। ये डर भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, डर तो कांग्रेस पार्टी रही है, जिसको ये नहीं सूझ रहा कि किस लोकसभा से किस प्रत्याशी को लेकर के आया जाए। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो जनहित की लोकप्रिय योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन हुआ है, उनके क्रियान्वयन से उनको डर लगता है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, या फिर उनको दूसरा डर उनकी अंदर खाते जो पार्टी के अंदर टूट है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर और स्थानीय स्तर तक, और दूसरा तथाकथित इंडी अलायंस, उसके अंदर जिस प्रकार की घबराहट है, जिस प्रकार का डर है, तो डर उनके अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल विकास के एजेंडे पे, जन कल्याण के एजेंडे पे, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के एजेंडे पे अपने चुनाव को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन ये तो काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, इंडी अलायंस ने शुरू किया। बराड़ साहब, युवा जो कहते हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री ऑनलाइन गेमिंग के लिए बच्चों को, युवाओं को प्रमोट करता है, तो देश किस दिशा में जा रहा है? जबकि युवाओं के लिए तो रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। युवाओं में इस विषय को लेकर रोष है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी पिछले, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय की बात करें, या उनके प्रधानमंत्री के 2 टर्म के कार्यकाल की बात करें, नए आइडिया युवाओं को किस प्रकार से दिए जाएं, कैसे युवाओं को नई तकनीक के साथ जोड़ा जाए, इस बात का प्रयास उनका रहता है। और मैं समझता हूं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना दुनिया के अंदर फैली, तो एक नई तकनीक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ी। वो पहले से थी, लेकिन जनता उसका उपयोग नहीं करती थी। आज हम वर्चुअल बैठकें कितनी करते हैं, काम कितना आसान हो गया है। नरेंद्र मोदी जी का फोकस केवल इन्हीं बातों के ऊपर है, युवाओं को भटकाने के लिए नहीं है, किसी को अटकाने के लिए नहीं है, उनको ठीक दिशा देने के लिए और नई तकनीक के साथ जोड़ करके, जो दुनिया आज इतनी बड़ी होते हुए भी आपस में इतनी मजबूती के साथ जुड़ी है नई तकनीक के माध्यम से, केवल उसको जोड़ करके उसके माध्यम से खुद का ज्ञानवर्धन करना और उसका उपयोग देश की तरक्की में और स्वयं की तरक्की के अंदर करना, इतना उनका मकसद रहता है। कांग्रेस या बीजेपी के लिए देखिए, भारतीय, वोट करो किसी को भी दो। देखिए, ये बात मोदी जी आज नहीं कह रहे हैं, या कोई अन्य पार्टी का नेता आज नहीं कह रहा है। ये देश की जनता का, जागरूक जनता का मत सबसे बड़ा एक अधिकार है।
इसी अधिकार के कारण से हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। इसी व्यवस्था के चलते देश की जनता के मन के मुताबिक सरकारें चुनी जाती हैं, इसलिए बातें कही जाती हैं। हाँ, वो विश्लेषण का विषय है कि मतदान कम कहाँ हुआ, लेकिन और क्यों हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है। तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के आदरणीय नाते मोदी जी कहते हैं, और एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं भी कहता हूं कि वोटिंग सबका अधिकार है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी चाहिए। आपके उम्मीदवार ये कह रहे हैं जी, उसका मुख्य फोकस रहा है कांग्रेस का घोषणा पत्र जी, और आपने अपने करीब करीब 17-18 मिनट के संबोधन में जब आप बोल रहे थे जी, उसमें 27 से 28 बार जी, मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया है। जी, कांग्रेस के आला नेताओं का मैंने पढ़ा और वीडियो भी आया है कि उनके घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द नहीं है। अल्पसंख्यक जो शब्द है वो केवल मुस्लिम के लिए नहीं आता, वो दूसरे जैन है या वो दूसरों के लिए भी। आपका फोकस मुस्लिम पे और तुष्टिकरण पे ही क्यों? इसका मतलब आप कांग्रेस के घोषणा पत्र से डर गए और बार बार रेस्पॉन्स करनी पड़ी? देखिए, जनता के सामने सच्ची बात लेकर के आना, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये मैं नहीं कहता, ये देश का संविधान कहता है कि देश के अंदर धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान के अंदर लिख करके गए, और कांग्रेस पार्टी बेशक अल्पसंख्यक का प्रयोग कर रही है, लेकिन उनका जो हिडन एजेंडा है वो बार बार सामने आया है, इस बार भी सामने है। हम उसके हिडन एजेंडे का पर्दाफाश करके रहेंगे, जनता तक की बात पहुंचा करके रहेंगे। लेकिन उनका साफ कहना है कि जिस तरह का आपने 50% आरक्षण की बात करी है, सब उसमें उनके मैनिफेस्टो में तो कहीं नहीं लिख रखा, अभी इनका घटा के देखिए, आप उनके अलग अलग वक्तव्य पढ़ें, आप उनके घोषणा पत्र के अलग अलग बिंदुओं के ऊपर गौर करें, तो बात बिल्कुल स्पष्ट आएगी कि कांग्रेस पार्टी का मंतव्य क्या है। सर, मुस्लिम भी तो देश के नागरिक हैं। मुस्लिम नागरिक हैं। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर हर घर नल से जल योजना लागू करी। क्या, एक मिनट सुनिए आप पूरी बात, क्या उसमें यह है कि हिंदू के घर में पानी जाएगा कि मुस्लिम के घर में नहीं जाएगा? सबके घर में जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वैश्विक महामारी, दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, उसमें फ्री वैक्सीन दी, और केवल भारतीय नागरिकों को नहीं दी। ऐसे देश जो गरीब मुस्लिम देश है वहां भी फ्री में उपलब्ध कराने का काम किया। प्रत्येक भारतीय मुस्लिम को या अन्य धर्मावलंबी को वो फ्री में वैक्सीन लगी। आज 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं दिया जा रहा। आज भविष्य के लिए जो एजेंडा सेट किया है वो केवल हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं है। हाँ, लेकिन जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था करी कि देश के संसाधनों पर एक विशेष वर्ग का अधिकार, यानी कि मुस्लिमों का अधिकार नहीं होकर के गरीब व्यक्ति का अधिकार, आम आदमी का अधिकार, हम इसकी बात करते हैं। बराला जी, ये सारा ये आपने अभी कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसकी शुरुआत हुई तुष्टिकरण की, फिर सीएए से क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत क्लियर है। इस दुनिया के अंदर जो हमारे आसपास के देश जो कभी भारत का हिस्सा होते थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसके अंदर चाहे हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे जैन थे, चाहे बौद्ध थे, उनका तुष्टीकरण हुआ। वहां पर उनकी प्रताड़ना हुई। वहां पर बार बार जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, इनको अपने परिवार वहां पर गंवाने पड़े, और वो इस डर के कारण से वो भारत के नागरिक बनना चाहते थे। भारत में आकर के उन लोगों ने शरण ली। दुनिया में केवल भारत ऐसा देश है जहां इन वर्गों के लोग अपने मन और मत के आधार पर रह सकते हैं, बेहतर नागरिक हो सकते हैं, और इसीलिए भारत में आकर के वो शरण लेते हैं।